दोस्तों, इस चैनल पर हम हिंदी साहित्य का जो वैकल्पिक विषय है यूपीएससी, यूपीपीसीएस और पीपीएससी इनका जो हम इसका जो सिलेबस है हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कबीर का चैप्टर चल रहा है, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम 20 से 30 नंबर का जो सवाल है वो कबीर से आ जाता है, क्योंकि हिंदी साहित्य में जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक क्वेश्चन है, वो हमेशा वही क्वेश्चन आते हैं, कुछ रिपीट करते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं। तो जो पूरा सिलेबस है वो हम क्वेश्चन आंसर की तरह कंप्लीट कर रहे हैं। आज का हमारा सवाल है कि कबीर अपने समय में जितने प्रासंगिक थे उतने ही आज हैं, चर्चा कीजिए। जब भी आपसे प्रासंगिकता से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या बतानी होती है कि उस समय में कौन कौन सी समस्याएं मौजूद थीं और उस समस्याओं का किस प्रकार से सॉल्यूशन निकाला गया, या उन समस्याओं का किस प्रकार से समाधान निकाला गया। क्या कबीर के समय जो समस्याएं मौजूद थी वो आज के समय भी समस्याएं आपको दिखाई देती हैं, और अगर दिखाई देती हैं तो कबीर ने उनका क्या सॉल्यूशन निकाला था, और आज की समस्याओं का सॉल्यूशन जो है वो क्या है, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कबीर की बात करते हैं। कबीर के समय कैसा था, जिस वक्त कबीरदास थे उस वक्त का समय, आसपास का समय जो था वो था कैसा, पहले हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। समय के हिसाब से समस्याएं जो है वो डिसाइड की जाएंगी। तो कबीर जो है वो मध्यकालीन सामंती युग के क्रांतिकारी व्यक्ति थे। कबीर का जो जन्म है वो तकरीबन 1400 के आसपास की बात है। तो उस वक्त जो है सामंती अर्थव्यवस्था थी, सामंती लोग थे, जमींदार जागीरदार सामंती लोग उस वक्त थे। और उस समय में क्या था, जाति अभिजात्यवाद जो होता है, जाति अभिजात्यवाद, आपको इस तरह से थोड़े अच्छे अच्छे शब्द लिखने पड़ेंगे ताकि आपको नंबर अच्छे मिले। तो अभिजात्य का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है, मतलब जाति के आधार पर श्रेष्ठ लोग जो थे वो अपने आप को जाति के आधार पर श्रेष्ठ समझते थे कि हमारी जाति ऊंची है तो हम जो है वो ऊंचे लोग हैं। सांप्रदायिकता की एक बहुत बड़ी समस्या थी उस समय में, आडंबर की बहुत बड़ी समस्या थी। लोग पूजा पाठ इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, बलि प्रथा हो गई, बहुत सारी चीज़ें चलती थी। भाषा के स्तर पर अभिजात्यवाद था। जो लोग संस्कृत भाषा बोलते थे, जो लोग शास्त्रों का ज्ञान था जिन लोगों को, वो लोग समाज को, वो लोग अपने आप को समाज में बहुत ऊंचे दर्जे का मानते थे, क्योंकि उन लोगों को संस्कृत भाषा आती थी। तो भाषा के स्तर पर अभिजात्यवाद था। उपभोक्तावाद भी बहुत अधिक था। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत ही ज़्यादा हेक्टेयर की बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, बहुत ज़्यादा अनाज था, और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास ज़मीन तो बहुत दूर की बात है, उनके पास खाने के लिए भी नहीं था। तो उपभोक्तावाद जो है वो उस वक्त बहुत ज़्यादा था। शास्त्रवाद उस वक्त बहुत ज़्यादा था। जिन लोगों को शास्त्र का ज्ञान था वो अपने आप को समाज में ऊंचे समझते थे। तो ये जो सभी बुराइयां हैं ना, ये कबीर के समाज में उस समय मौजूद थी। इन सभी बुराइयों ने उस समाज को ना जकड़ रखा था। लेकिन कबीर एक ऐसे व्यक्ति हैं, तो कबीरदास जो है ना, कबीर ने शोषित होने के बजाय इन सभी समस्याओं का बहुत ही आक्रामकता और बहुत ही मुखरता के साथ सामना किया। कबीर ने कहा मैं अपना शोषण नहीं होने दूंगा, बल्कि मैं इन समस्याओं को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। मैं इन समस्याओं का समाधान निकालूंगा, मैं इन समस्याओं के आगे झुकूंगा नहीं। और आगे हम देखते हैं, तो कबीर जो है ना एक तरह से समाज सुधारक भी हैं। इस प्रश्न में हम ये भी कह सकते हैं कि कबीर समाज सुधारक है। किसकी तरह, जिस तरह से बुद्ध और अम्बेडकर थे। बुद्ध ने भी अपने समय की जो समस्या थी उनका बहुत डट के सामना किया, अम्बेडकर ने भी अपने समय की जो समस्या थी उनका बहुत ही डट करके सामना किया। तो बुद्ध और अम्बेडकर की बात ही जो कबीर है ना, वो भी एक समाज सुधारक व्यक्ति हैं। साथ ही वो वैज्ञानिक मानसिकता के व्यक्ति हैं। वो आँखिन देखी पर विश्वास करते हैं। कबीरदास का यह है कि मैं किसी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करूंगा, मैं आंखों देखी जो बात है मैं उसके ऊपर विश्वास करूंगा। वो अपने साहित्य में आम आदमी को केंद्र में रखते हैं। कबीर का जब आप साहित्य पढ़ेंगे, जब आप उनके दोहे को पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर आम आदमी जो होता है वो बिल्कुल केंद्र में रखा होता है। तो कबीर के समय की लगभग सभी समस्याएं जो है ना वो किसी न किसी रूप में आज भी विद्यमान है। अब मैं आपको उदाहरण के रूप से समझाता हूँ कि किस प्रकार की समस्या आज मौजूद है। कबीर के समय में जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था। जाति के आधार पर आज भी भेदभाव किया जाता है। इसका मैं आपको एक हाल का उदाहरण देता हूँ कि उत्तराखंड में जो एक प्राइमरी स्कूल था, वहाँ पर भोजन माता के हाथ का खाना जो था वो खाने से मना कर दिया, क्योंकि जो भोजन माता थी वो दलित समुदाय को बिलोंग करती थी और जो बच्चे थे वो सवर्ण समुदाय को बिलोंग करते थे, जिसका रीज़न मुख्य कारण ये था। यही समस्या जाति के आधार पर जो भेदभाव था ये कबीर के समय भी थी, ये आज भी समय पर है। धर्म के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था उससे तो शायद ही आज कोई राज्य अछूता मिलेगा। हर राज्य में आपको धर्म के आधार पर भेदभाव जैसे जो घटनाएं हैं ना वो आपको दिखाई देंगी। भाषाएं अभिजाति जो है वो अपने चरम पर है। जहाँ अंग्रेजी बोलने वाले जो है, तो कबीर के समय जो भाषाई अभिजात्य था ना वो भी अपने चरम पर था, जहाँ संस्कृत बोलने वालों को श्रेष्ठ समझा जाता था। वर्तमान समय की अगर हम परिस्थिति देखें तो आज अंग्रेजी बोलने वालों को श्रेष्ठ समझा जाता है। कई राज्यों और ग्रामीण इलाकों में आज भी मानव बलि, धार्मिक आडंबर जैसी जो घटनाएं हैं वो हमें देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली का मामला, जहाँ पर एक पूरे परिवार ने धार्मिक अंधविश्वास के कारण खुद को फांसी के फंदे पर लटका लिया था।
कबीर जो है वो अपने समय से आगे की सोचते हैं। उन्होंने वर्तमान को ही नहीं भोगा बल्कि भविष्य की जो समस्या थी ना, उन्होंने उनको भी पहचाना। हर युग का जो साहित्य होता है वो अपने युग का आईना होता है जो उस समय के यथार्थ को दर्शाता है। कबीर का जो दोहा है, कबीर के दोहे में आपको स्पष्ट रूप से वो सभी समस्याएं दिखेंगी जो उस समय मौजूद थी। तो कबीर का जो साहित्य है ना, वो एक तरह का आईना है जिसने उस समय की सभी समस्याओं को अपने भीतर धारण किया है। एक और जहाँ व्यक्ति आज अधिक से अधिक भोजन समेटने की कोशिश करता है, बर्बाद करता है, वहीं हजारों लोग ऐसे हैं जो आज भी भूखे पेट सोते हैं। कबीर के समय भी यही समस्या थी, सामांती व्यवस्था थी। कई लोग ऐसे थे जिनके पास कई हेक्टेयर और कई बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी ज़मीनें थी, उनके पास अनाज के भंडार थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे समाज में जिनके पास ज़मीन तो बहुत दूर की बात है, उनके पास खाने के लिए भी अनाज जो है वो नहीं था। इस पर भी कबीर अपनी टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कि ईश्वर मुझे इतना दे कि जो मेरा पूरा परिवार है ना, वो मेरा पूरा परिवार का उसमें पालन पोषण हो सके और मैं भी भूखा ना रहूं, और अगर मेरे दर पे कोई साधु आता है तो वो भी भूखा ना रहे। कबीर के समय की जो जाति समस्याएं थी वो आज और ज़्यादा गहरी हो गई है। कबीर के समय जो जाति समस्या थी ना, वो समाज की एकता में बाधक थी। जाति की वजह से समाज जो है उसमें एकता नहीं आ पाती थी। लेकिन वर्तमान समय में परिस्थिति जो है वो और ज़्यादा विकराल हो गई है। वर्तमान समय में जो जाति व्यवस्था है ना, वो जाति संघर्ष में बदल गई है। वो एकता तो बहुत दूर की बात है, आज जातियों के बीच में संघर्ष होता है। कई आपने ऐसे आंदोलन देखे होंगे या कहीं आपने ऐसी घटनाएं देखी होंगी जहाँ पर दो जातियों के बीच में संघर्ष आपको दिखाई देता है। कबीर इस पर भी चोट कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजत सो हरि का हो। कि जाति पाति कोई नहीं पूछता है, जो हरि को भजता है वही हरि का हो जाता है। इस पर भी कबीर कमेंट करते हैं। धार्मिक आडंबर, साधना पद्धति, इन सब चीज़ों पर भी कबीर हिंदू और जो मुस्लिम समुदाय है उनको पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदाए। पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़ की। आपने कंकड़ पत्थर को जोड़ के मस्जिद बना ली और वहाँ पर खड़े होकर के आप अपने खुदा को याद कर रहे हो कि आपका खुदा बहरा हो गया है, और अगर आप पत्थर को पूजने से अगर हरी मिलेगा ना, तो मैं पहाड़ों को पूजूंगा। तो ये जो हमारी साधना पद्धति थी, कबीर इसकी भी आलोचना करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इन साधना पद्धतियों की वजह से भी समाज में भेदभाव होता था। और उस वक्त भी ऐसी व्यवस्था थी कि जो नीची जात के जो लोग होते हैं, जो जिन्हें वो कहते थे, उन्हें मंदिर में प्रवेश आदि करने से समस्या जो वो परहेज करते थे। और कौन सी भाषा या अभिजात्यवाद जो है वो हमने आपको पढ़ लिया है। कबीर संस्कृत भाषा पर बड़ी टिप्पणी करते हैं। कबीर कहते थे कि संस्कृत है कूपजल भाका बहता नीर। भाका मतलब होता है भाषा, संस्कृत कूपजल का मतलब होता है कुएं का जल। की जो संस्कृत भाषा है ना, वो कुएं की जल की तरह है। कुएं में जो जल होता है ना बच्चों, वो सड़ जाता है। तो उन्होंने बोला कि संस्कृत जो है ना, वो एक सड़ी हुई भाषा है। जबकि भाका बहता नीर, भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा एक बहते हुए पानी की तरह होनी चाहिए, जो सदैव बहती रहे, कभी भी ना रुके। भाषा को लेकर के उन्होंने कबीर ने ये कहा है। इसके साथ ही कबीर की जो संवेदना है ना, वो केवल जीवित लोगों तक नहीं है, मनुष्यों तक नहीं है। कबीर जानवरों के प्रति भी, कबीर के हृदय में बहुत करुणा और दया भावना दिखाई देती है। वो जानवरों का जो शोषण है उससे बहुत ही ज़्यादा व्यथित होते हैं और ऐसे लोगों पर प्रहार जो है करते हैं। उसी प्रकार की जो समस्या है ना, वो वर्तमान समय में भी हमें मिलती है कि जहाँ पर हम मांस के लिए, कपड़ों के लिए और चमड़े के लिए जानवरों का शोषण करते हैं। तो ये समस्या कबीर के समय में भी थी और ये समस्याएं आज भी हमें हमारे समाज में देखने को मिलती है। कबीर इस पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल। कि बकरी पत्ती खाती है ताकि काड़ी खाल, तो उसकी खाल निकाल ली जाती है। काड़ी का मतलब होता है निकाल लेना। जे नर बकरी खाते, जो आदमी बकरी खाएगा, तिनका कौन हवाल, उनका क्या हाल होगा जो व्यक्ति बकरी को खाएगा। कबीर के समय में सांप्रदायिकता जब वो एक बहुत बड़ी समस्या थी, उस पर कबीर प्रहार करते हुए कहते भी हैं कि अरे इन दोनों रहा ना पाई, हिंदुन की हिंदुआई देगी तुर्कन की तुर्काई। कि कबीर कहते हैं कि इन दोनों से साथ में मिलकर के रहा नहीं जाता है। मैंने हिंदुओं की हिंदुआई भी देख ली और तुर्कन की और मुस्लिमों की मुस्लिमाई भी देख ली है। सांप्रदायिकता का जो समस्या थी ना, वो आज और ज़्यादा गहरी हो गई है। इतनी ज़्यादा गहरी हो गई है कि समाज में सांप्रदायिकता के नाम से आज बहुत ही बड़े बड़े दंगे हो जाते हैं, और शायद ही कोई राज्य ऐसा रहा होगा जहाँ पर सांप्रदायिकता की समस्या जो है वो ना आपको देखने को मिली हो। तो ये सभी वो समस्याएं थी जो कबीर के समय में मौजूद थी, जो आज भी समय में मौजूद हैं।
इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कबीर की जो प्रासंगिकता है वो आज भी है, क्योंकि इन समस्याओं पर कबीर ने चोट भी किया था। तो हमें आवश्यकता है कि आज कबीर की भी हमें आवश्यकता है कि कबीर जैसा व्यक्ति आज भी होना चाहिए। अतः उपरोक्त समस्याओं से स्पष्ट है कि कबीर के समय की लगभग सभी समस्याएं आज भी मौजूद है और अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही हैं, जिस वजह से कबीर भी आज प्रासंगिक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी समस्याएं भी आज प्रासंगिक हैं। तो उनकी जो कबीर की जो प्रासंगिकता है ना, वो आज के समाज में वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको हमारे सवाल की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर और ज़्यादा अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपका हिंदी साहित्य का जो पूरा कोर्स है वो इसी तरह से आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे। कुछ चैप्टर हम आपको करवा चुके हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों।